हेलो बच्चों, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ओपिका फिजिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू रिवाइज कैपेसिटर्स टुडे। आज हम लोग कैपेसिटर्स रिवाइज करने वाले हैं, राइट। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 पार्ट में और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट में पूरा वन शॉट में कवर किया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको शीट भी मिल गया होगा, उसको आई होप आप लोगों ने कर रखा है। उसमें जेई मेन के पीवाईक्यूज और आईएटी के पीवाईक्यूज हैं। और उसको करने के बाद ना आपको एक और आइडिया हो जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था ना कि मतलब अगर आईएटी की बात करो, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसका जो लेवल होता है वो जेई मेन से ऊपर मान सकते हो और जेई एडवांस के 40% तक मान सकते हो। 40% 50% तक आप इसका लेवल मान सकते हो। आप उस क्वेश्चंस को देखना और फिर बताना कि क्या, मतलब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, हाँ यही है, ऐसा ही सिनेरियो है आईआईटी का, जेई मेन का, जेई एडवांस का, ठीक है। तो सॉरी, आज हम लोग कैपेसिटर्स रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अंकित कुमार। I'm from Indian Institute of Science Education and Research, ISER, which is located in Pune. Overall, 7 ISERs are there. 7 ISERs located in the different parts of the country, but I am from ISER, which is located in Pune. ठीक है। My IAT rank was 544. My next rank through which you get into NISER, National Institute of Science Education and Research. In that, my rank was 211. I have taught many of the students to achieve their particular aim, whatever they wanted to, ठीक है। तो उसमें आप भी जानते हो यार, थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन होता है टीचर का भी। तो वो जो भी है वो मैंने किया है उस टाइम पे, बच्चों की मेहनत थी जो भी उन्होंने अचीव किया, राइट। चलिए, सो स्टार्टिंग ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद कैपेसिटर्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कैपेसिटर्स, ठीक है। So first of all, if you that I have also described in the first lecture only, कि आपको कैसे पढ़ना है, whatever I am talking to you, whatever I am telling you, you should first ask what is that if you don't know, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी, यू आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कैपेसिटर। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, देन वी विल स्टडी कि डिटेल में क्या आने वाला है। मतलब कैपेसिटर ये होता है, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये तो बताओ कि मतलब उसके बाद हम जानेंगे ना कि डिटेल में क्या होता है वो। पहले ये तो बताओ क्या होता है कैपेसिटर, राइट। मतलब पहले की जो अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम पहले क्या जानेंगे कि वो क्या चीज़ है, कैसे, फिर उसके बाद जानेंगे ना कैसे काम करती है या फिर क्या होता है उसके अंदर, कैसे मैकेनिज्म है, राइट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो चलो, कैपेसिटर क्या होता है जानते हो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स होते हैं। मतलब क्या, कैपेसिटर्स पहले जाने कि व्हाट इज दैट। सो एक जान लो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड शीट। मतलब अगर ये शीट बोलूँ मैं, एक ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ एक शीट को, एक मिनट, लाइन वाइज ड्रॉ करना चाहिए, यस, ठीक है। तो पहली बात की जानते हो, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है, कैसे वो होता है, अपीयरेंस कैसा होता है उसका, तो उसके अंदर दो शीट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड शीट्स रहते हैं, ऐसे कुछ मान सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे एक पिंक वाली शीट है, ऐसे अगर मैं इसको साइड व्यू से दिखाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा एक पिंक शीट इधर है। अगर मैं इसको साइड से देखो तो ऐसे रखा हुआ है कैपेसिटर, उसको आप साइड से देख रहे हो, ये थोड़ा टिल्टेड व्यू है। मतलब असल में ये ऐसा है कि दो आजू बाजू शीट्स रखे हुए हैं। थोड़ा ऐसे दिखाऊं तो अच्छा रहेगा, एक मिनट, अब शायद क्लियर होगा, समझ रहे हो। तो आजू बाजू बस शीट्स रखे हैं दो, मतलब एक अगर यहाँ देखूँ तो एक पिंक शीट रखा हुआ है और एक वाइट कलर की शीट ऐसे रखी हुई है, मतलब आजू बाजू में है। इनके ऊपर क्या है ना, चार्ज है, ये मतलब ये दोनों शीट्स चार्ज है। सो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, अच्छा, मान लिया कि चार्ज है, मतलब इस कॉम्बिनेशन में जो डिवाइस हम लोग बनाते हैं इस कॉम्बिनेशन से, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने बोला चार्ज है, ठीक है, आपने बोला चार्ज है, ठीक है। तो कैसा नेचर होगा चार्ज का, चार्ज तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो देखो, ये जो चार्ज है ना, एक शीट
पॉजिटिवली चार्ज होगी, ज़रूरी नहीं है ये शीट पॉजिटिवली चार्ज हो, मतलब कोई भी एक शीट पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी शीट नेगेटिवली चार्ज होगी। इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या है एक कैपेसिटर? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज शीट बोल सकते हैं, है? टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज शीट। इससे जो डिवाइस बनता है उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इस सेटअप से जो डिवाइस बनता है उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इतना क्लियर? पहली बात कि कैपेसिटर होता क्या है। नाउ वी विल स्टडी फर्दर कि क्या होता है। क्या होता है ये तो जान लिया, अब हम लोग इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे बाद में, अभी और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात देखो, कैपेसिटर जरूरी नहीं है कि शीट के हों। ठीक है, कैपेसिटर अलग अलग शेप में भी आते हैं। ये तो शीट वाला एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है कैपेसिटर की। ऐसे हो सकता है, दूसरे कैसे हो सकते हैं कि दो स्फेयर हों। मतलब क्या? मतलब क्या? ऐसा दो ऑपोजिटली चार्ज स्फेयर अगर आजू बाजू में रखे हैं, अंदर एक दूसरे, मतलब एक ऐसे, फिर उसके बाहर दूसरा स्फेयर रखा हुआ है, ऑपोजिटली चार्ज स्फेयर। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसको हम लोग, इसको भी हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर, इसको भी हम लोग कैपेसिटर ही बोलेंगे। अंडरस्टूड? एक और टाइप का हम लोग बनाते हैं, मान लो एक ये है स्फेरिकल वाला, तो हमने दिखा दिया। एक और होता है कि एक ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक और ऑपोजिटली चार्ज सिलेंडर है। मतलब दोनों के चार्जेस जानते हो कितना होना चाहिए। मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज ना, एक पॉजिटिवली चार्ज, तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होना ही चाहिए। मतलब इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, समझ गए? चलो अब हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ये क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या है कि जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक कैपेसिटर के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर के। मतलब मैंने क्या बोला कि एक कैपेसिटर है। हाँ, ये भी आप जान लो कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये सही है क्योंकि यही इसका लॉ है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आप बोलोगे सर सेम ही तो है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, राइट? जैसे कि क्यों क्यों मतलब ऐसे बोलो ना, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी समझते हैं क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब चार्ज के ऊपर वोल्टेज का डिपेंडेंस है, राइट? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। चार्ज डिक्रीज करेगा तब वोल्टेज डिक्रीज करेगा। ऐसा तो है नहीं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर वोल्टेज बढ़ा तो चार्ज बढ़ेगा, मींस चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, विच इज नॉट। यहां पे स्टेटमेंट क्या है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका भी ध्यान रखना, बहुत मतलब यहाँ बोल रहे माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट जिनको पढ़ के अच्छा लगता है, मजा आता है, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, वो बात बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कहाँ से आपको बेसिक से उठाना है, वो वहां से एकदम एकदम बेसिक से आपको लेके जा रहा हूँ, समझ गए? वो मतलब ये आपको इसमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बताओ, मतलब आपको ये देखो, आप सोच के देखो, आप आ गए हो 12th में या फिर ड्रॉपर ले रहे हो, राइट? ड्रॉप लिए हो या फिर 12th में आ गए हो, आपको ये भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q और q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो बड़ा ऑड लगेगा ना यार, राइट? तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है जानना, अगर आप जानना चाहो तो, है ना? चलिए, ऐसा है, मान लो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखें तो वो आता है V इज वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, मान लो K, लेट से K इंटू Q। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली हमने जो भी किया है
उसके द्वारा हमने पता किया है कि दिस के इक्वल टू 1/c, दिस के इक्वल्स टू 1/c। तो क्या बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/c इंटू क्यू। अच्छा, पहली बात ये c क्या है, k तो आपने बोला है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। c क्या है, इसी c को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, इसी c को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। और इसी को हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये क्या है और इसको कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, वही चीज हम लोग जान रहे हैं। तो v इज इक्वल टू 1/c इंटू क्यू। थोड़ा अच्छा लिखे तो क्या लिख देंगे, थोड़ा अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे कि q इज इक्वल टू c इंटू वी। सिंपल। ये है एक बहुत अच्छा सा रिलेशन, चार्ज ऑन द शीट, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर में, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा रिलेशन है जो आपको हर जगह काम आएगा पूरे चैप्टर में। कहीं भी आप स्टक करोगे ना तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा इक्वेशन निकालनी हो, राइट, या फिर कुछ भी करना हो तो आपके यहाँ पे ये वाला जो है ये इक्वेशन ये काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग कैपेसिटी को कुछ और जानते हैं, कुछ कैपेसिटी के बारे में कुछ और जानते हैं। तो देखो जो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर है ना, जो कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ एक अच्छा सा, कि जो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लो एक यहाँ पे कैपेसिटर मैंने बना दिया। पहली बात जान लो कि डिनोट कैसे कहते करते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर को ऐसे दो डंडियों से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, दिस इज डिनोशन ऑफ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर को ऐसे सर्किट में डिनोट करते हैं। हम लोग कैपेसिटर को ऐसे सर्किट में, किसी सर्किट में डिनोट करना हो कैपेसिटर को तो ऐसे करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखो कि ये जो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, तो पहला शेप ऑफ अ कैपेसिटर पे डिपेंड करती है। शेप ऑफ अ कैपेसिटर पे डिपेंड करती है, मतलब वो शीट है, राइट, वो स्फेयर है, वो सिलिंड्रिकल है, कैसे शेप का है, इस पे डिपेंड करेगी। और करनी भी चाहिए क्योंकि सारे अलग अलग टाइप के हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए, इतना तो लॉजिकल लगता है, बिल्कुल। सेकेंड चीज देखो, सेकेंड किस पे डिपेंड करती है, हम उसके बीच का मीडियम कौन सा लगा रहे हैं, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मतलब इसके मान लो ये है दो प्लेट्स हमारे, ठीक है, इसके बीच में अभी क्या है, एयर है। हम इसके बीच में मान लो ऑयल लगा देते हैं, इसके बीच में एयर ना रख के हम लोग ऑयल रख देते हैं, तो भी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर चेंज हो जाती है, जो भी तो भी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर चेंज हो जाती है। अच्छा कैसे चेंज हो जाती है ये भी देख लेंगे। मान लो आप बोल रहे हो चेंज हो जाती है, मान लिया, ठीक है, लेकिन कैसे चेंज हो जाती है, आप बोल रहे हो, हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा भी तो हक बनता है ना क्वेश्चन पूछने का कि कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, और क्यों इस पे क्यों डिपेंड कर रही है, ये तो बताओ। बिना कुछ कहे थोड़ी निकल जाओगे, है बिल्कुल है ना, वही, नहीं तो फिर ऐसा कुछ बना बोल देना कि देखो शेप पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, और निकल जा रहे हैं। मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, बोल दिया, सुन लिया, निकल जा रहे हैं। क्यों डिपेंड करती है, वाई इज इट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, वाई इज इट डिपेंडेंट ऑन द शेप, डोंट यू नो वांट टू नो। ऑफ कोर्स यार, अगर इफ यू वांट टू बिल्ड सम कॉन्सेप्ट तो आपको ऑफ कोर्स क्या, क्यों, वाई, व्हाट, हाउ सब जानना पड़ेगा, राइट। चलो शेप का तो क्लियर हो गया सर, कि अगर मान लो ये अगर हमने शीट लिया है, हमने शीट लिया है, ठीक है। शेप का भी मतलब ऐसे भी तो हो सकता है, शेप का मतलब तो डायमेंशन से भी हो सकता है, जैसे 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 मान लो एक शीट ले ली है मैंने, जिसका एरिया मान लो ए है, ठीक है, और एक और शीट ले ली है मैंने, मतलब ऐसे दो दो शीट्स ले ली हैं जिनका एरिया ए है, और एक कैपेसिटर बनाया, और एक और शीट ले ली है जिसका एरिया a/2 है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये चेंज होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। शेप चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ ना, डायमेंशन इज चेंजिंग। या फिर देखो अगर मैं सिलिंड्रिकल लूँ, सॉरी स्फेरिकल लूँ और शीट लूँ तो भी चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपने उसका शेप वगैरह सब चेंज कर लिया। अब देखो ये भी लॉजिकल लगता है कि अगर आप एक शीट से एक स्फेयर में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है चेंज होना चाहिए कैपेसिटी, राइट। चलिए इसको शेप से कैसे और डायमेंशन से कैसे चेंज हो रहा है ये भी अभी दिखाऊंगा। मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इतना लॉजिकल लग रहा है, एक हिंट आ रहा है ना, हाँ मीडियम को चेंज किया है तो चेंज होना चाहिए कैपेसिटी। इसको मैं बकायदा अभी बताऊंगा,
एक बस आपको यहाँ पे इस टाइम पे आपको एक थोड़ा सा वो इंट्यूशन आना चाहिए, हाँ यार मीडियम चेंज करेंगे तो कैपेसिटी चेंज होनी चाहिए, शेप चेंज कर रहे हैं, एरिया मान लो एरिया बाई 2 और एक का एरिया ए ले रहे हैं तो हाँ चेंज करना चाहिए है, ठीक है। इतना हिंट आपको आना चाहिए अभी, वहीं बस इंट्यूशन दे रहा हूँ अभी, अभी बाकायदा इसको अच्छे से दिखाऊंगा कि हाँ ये रियलिटी में डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा चीज है, जानते हो कि ये जो शीट्स के बीच का डिस्टेंस है ना उस पर भी डिपेंड करता है, कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बोल दो, ठीक है ना। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब इस पे कैसे डिपेंड करता है, इतना फिर इंट्यूशन आ रहा है ना कि मान लो अगर मैंने एक कैपेसिटर लिया इतना ऐसे जिनके बीच का डिस्टेंस ऐसे है और एक कैपेसिटर लिया जिनके बीच का डिस्टेंस इतना है, तो दोनों की कैपेसिटी भले ही चार्ज सेम हो थोड़ी सी बदलनी चाहिए, थोड़ी सी बदलनी चाहिए, राइट। इन दोनों की कैपेसिटी बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। इंट्यूशन आ रहा है, चलो अब इसको हम लोग इंट्यूशन को अच्छे से बाकायदा प्रूव करके दिखाते हैं कि क्यों बदलना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग जान रहे हैं। चलिए तो पहले हम लोग सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, मान लो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने कितने प्रकार के अभी तक कैपेसिटर्स देख लिए हैं, 3 प्रकार के। एक तो ये शीट वाला, एक ये स्फेयर वाला और एक ये सिलेंडर वाला, है ना। तो इस शीट वाले को ही हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस शीट वाले को ही हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बस इसका नामकरण है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो इसको जरा देखते हैं अच्छे से, और आपको ऊपर की जो 3 चीजें लिखी हैं उनको भी दिखाते हैं कि कैसे वो तीनों चीजें ट्रू है, कैसे एक कैपेसिटी मतलब कैसे एक कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है, उन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। देखते हैं, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला भाई साहब नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, समझ गए। इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा, बिल्कुल समझ रहे हो, सॉरी। तो अब मैं बोलूं कि बताओ सर मुझे एक का ये जो शीट है इसके चलते आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पता है आपको भी पता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज रख दूं, मान लो लेट से क्यू नॉट मैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये बोलेगा इधर आओ कितने से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। अगर इन दोनों का एरिया ए है, इन दोनों का क्या बोलूँ मैं, एरिया ए है और ये डिस्टेंस सर इन दोनों के बीच का डी है, ठीक है, इतना क्लियर। चलो तो Q अपॉन ए और Q अपॉन ए, सिग्मा कितना होगा Q अपॉन ए, ठीक है ना। तो इधर कितना खींचेगा ये नेगेटिवली चार्ज, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किधर खींचेगा अपनी तरफ, और ये इसको बोलेगा कि दूर जा, कितने से दूर जा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से ही, मतलब इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि इसके कारण आएगी, पॉजिटिव वाले के कारण कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं इनके बीच में, इन कैपेसिटर्स के इन दोनों शीट्स के बीच में, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। अच्छा कुछ और हम लोग जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा वी कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इतना हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, ई डॉट डी आर के इक्वल, ई कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर वेक्टर, राइट। एप्सिलॉन नॉट हमने क्यों लिखा, एप्सिलॉन नॉट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट पहले क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ एयर है यहाँ पे, क्योंकि मीडियम हमने एयर माना है इसीलिए हमने इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, ठीक है। ये वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए यार एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। चलो छोड़ो वो सब बातें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर वेक्टर, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट एरिया कांस्टेंट, तो सिग्मा कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बाई कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर। अच्छा और हमने क्या बोला, ई डॉट डी आर, मतलब ई और डी आर के डायरेक्शन में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ई के डायरेक्शन में ही डी आर होना चाहिए तभी डॉट प्रोडक्ट काम करेगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, राइट। कॉस थीटा लेते हैं ना डॉट प्रोडक्ट में,
So what? The component towards the electric field will be counted as dr, राइट। अब उसको हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे तो कितना होगा, मान लो यहाँ पे dr आया तो dr इंटीग्रेट करते 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 कितना हो जाएगा, पूरा डी कवर कर लेगा, राइट। कितना होगा ये, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। ये कितना है, v, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इतना मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके आगे हमने एक और चीज ऊपर पढ़ी है, क्या कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सर Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो अब आइए अप्लाई कर देते हैं। इस V को क्या लिखेंगे, Q बाई सी, Q बाई सी इज इक्वल टू कितना, Q बाई ए दैट इज सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर, अरे सिग्मा को हमने Q बाई ए लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, कुछ छेड़छाड़ नहीं करिए, नहीं करिए, ठीक है। Q से क्या हो जाएगा, ये Q कट गया, ये Q से ये Q कट गया, अरे सर ये Q से ये Q कट गया, ठीक है। कितना होगा ये, वन बाई सी इक्वल टू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो इससे हम लोग C क्या निकालेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब आपको क्या लगा, आपको क्या पता चला, आपको क्या पता चला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां पे ए होता है एरिया ऑफ द शीट, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द शीट्स एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो कि यहाँ पे क्योंकि एयर है तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, समझ गए। कोई और मीडियम होता तो एप्सिलॉन हो जाता। अच्छा, अब हमने कुछ बातें बोली थी पर देखो देखो कि शेप पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे करेगा। अच्छा, वो देखते हैं, अब मैथमेटिकली आपको दिखा देता हूं अच्छे से। ये देखो डी से आपको क्या लगता है, डिस्टेंस बिटवीन द शीट्स, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द शीट्स। तो मतलब क्या कि शीट के डिस्टेंस पे भी शीट के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टिक हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द शीट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो गया, टिक हो गया। हाँ सर ये सही है, आगे चलते हैं। ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा, और ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज व्हाट, परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन इज व्हाट, परमिटिविटी। तो मतलब अगर मीडियम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन चेंज होगा, राइट। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, मान लो ऑयल है तो कोई एप्सिलॉन होगा, राइट। तो मीडियम चेंज करने से एप्सिलॉन भी चेंज करेगा, मींस इट डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो। चलो ये भी टिक हो गया। अच्छा, दूसरा एरिया देखो, कैसे कैसे बोल सकते हो, मान लो ये वाला प्लेट ले लिया मैंने ए का, ऐसे दो प्लेट्स ले लिए ए के, और एक और कैपेसिटर ले लिया जिसका एरिया ए बाई टू है और ए बाई टू है, राइट। तो इसका कैपेसिटेंस अलग, इसका कैपेसिटेंस अलग, डिफरेंट करेगा, मतलब वेरी करेगा कैपेसिटेंस, क्योंकि एरिया क्या हो गया है, एरिया क्या हो गया है, चेंज हो गया। मतलब एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। और सीधी सीधी बात है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, तो उसमें एरिया आ ही रहा है। मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि एप्सिलॉन, मतलब कि क्या पता चल रहा है, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, मतलब शेप पे भी डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर के, कि आपकी प्लेट किस शेप की है, कैसी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस शेप पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। अगर वो मान लो जैसे मैंने ये बोला एरिया बाई टू है इसका, और इसका एरिया ए है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि इस इनका इनका कैपेसिटेंस अलग अलग ही होगा, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। क्या पता मैंने डिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ कर दी हो, जिसके वजह से जो चेंज आया कैपेसिटेंस में ड्यू टू एरिया वो नेग्लेक्ट हो गया हो, वो कैंसिल हो गया हो। वो किस पे फिर हो जाएगा, हम लोग ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली इन तीनों पे डिपेंड करता है, जी डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है साइमल्टेनियसली तीनों पे डिपेंड करता है। केवल शेप पे नहीं डिपेंड करता, केवल मीडियम पे नहीं डिपेंड करता, केवल डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि तीनों पे एक साथ डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ना मैं क्या कहना चाहता हूं, इतना क्लियर है।
ठीक है ना। तो हो सकता है कि एरिया के द्वारा जो इफेक्ट क्रिएट किया हो वो डिस्टेंस के द्वारा इफेक्ट से कैंसिल हो जाए। मान लो एरिया बाई 2 बोल दिया मैंने, एरिया को हाफ कर दिया, साथ ही डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, तो एरिया बाई 2 इंटू एप्सिलॉन अपॉन डिस्टेंस बाई 2। लो सर, आपने तो बोला था कि चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो चेंज ही नहीं हुआ। तो पहले भी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था दूसरे वाले का, मतलब जिसका एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, और जिसका एरिया ए बाई 2 और डिस्टेंस डी बाई 2 है, उसका भी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। तो मैंने क्या बोला कि कॉम्युलेटिव पूरा साइमल्टेनियसली तीनों पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ द प्लेट, द शीट बोल दो, ठीक है, समझ गए। चलो इसी हिसाब से सेम तरीका लगा के एक का दिखा दिया कैसे करते हैं। सेम तरीका लगा के हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों का निकाल सकते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों का निकाल सकते हैं। तो अगर हम स्फेरिकल की बात करें, उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, तो 50 तरीके के सेम टाइप के तीन हम लोग चीज़ें वेरीफाई नहीं करेंगे जो कि सेम टाइप की है। अगर मेन लेक्चर होता तो कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे टाइम रहता है, लेकिन यहाँ पे ये है। तो जैसा कि हमने पहले ऊपर दिखा दिया, ऐसे ही तरीके से स्फेरिकल का भी कर सकते हैं। उसका कैपेसिटेंस निकालने के बाद सेम तरीके से कैपेसिटेंस जब निकालते हैं तो आता है कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए माइनस बी इंटू ए बी। अब क्या है, अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्फेयर है ऐसा जिसका रेडियस कितना है, बी है, और एक और स्फेयर है इसके ऊपर जिसका रेडियस कितना है, ए है, ठीक है। ऐसा ही कुछ स्फेरिकल स्फेयर हमने बनाया था, स्फेरिकल कैपेसिटर हमने दिखाया था पहले भी। तो ऐसा है कि ऊपर वाले का, बाहर वाले का रेडियस ए है, अंदर वाले का रेडियस बी है। तो इसका अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। चलो मॉड ऑफ ए माइनस बी बोल दो, जो बड़ा होगा उसको लगा सकते हैं, राइट, जो बड़ा होगा उसको लगा सकते हैं, सिंपल। अगर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, अगर मान लो ए छोटा हो जाए, अंदर वाले का एरिया रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये थोड़ा मतलब ये चीज़ें याद कर लो, ताकि, क्योंकि ये चीज़ें दे के पूछ सकता है कि कैपेसिटेंस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी अच्छी बात रहेगी। शीट वाले का कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। चलो सिमिलर तरीके से अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, इस केस में क्या आएगा, पहले देख लेते हैं कैसा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हालांकि ऊपर भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, एक सिलेंडर आया, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर, जहां पे लेट से बाहर वाले का चार्ज पॉजिटिव, अंदर वाले का चार्ज नेगेटिव, लेट से यहाँ पे बाहर वाले का चार्ज पॉजिटिव, अंदर वाले का चार्ज नेगेटिव, सिंपल, अपोजिट चार्ज होना ही चाहिए। इसका रेडियस मान लो ए है और बाहर वाले का रेडियस, एक मिनट, मान लो बाहर वाले का रेडियस बी है सर, बाहर वाले का रेडियस कितना है, बी, समझ गया। अंदर वाले का रेडियस लेट से ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है। चलो, तो इस केस में फिर हम लोग ऐसे ही तरीके से निकालेंगे कि कैसे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर करके इक्वल टू डेल्टा वी। इस सेम प्रोसेस से अगर हम लोग निकालते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी माइनस ए, एल एन बी माइनस एल एन ए, ठीक है। ये होता है दोस्त, ये किसकी वैल्यू है, कैपेसिटेंस की, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी माइनस ए। एल क्या है, सॉरी एल क्या है, एल है ये लेंथ, इस लेंथ को, इस हाइट को हम लोग एल बोलते हैं। अच्छा, एल एन बी माइनस एल एन ए को क्या आप लोग एल एन बी बाई ए लिख सकते हो, राइट। तो उस तरीके से याद कर लो अगर आपको याद हो रहा है।
कैसे होगा कैपेसिटेंस, क्या होगा 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी माइनस एल एन ए। अच्छा आपको दिख रहा है ये कहीं भी अगर बात कर रहे हो, मान लो यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने डिस्टेंस को डी बोला है डायरेक्ट, तो नीचे आया डी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ देखो बी माइनस इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फेयर्स, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे एल एन बी माइनस एल एन इज अगेन what type of thing is it depicting the distance, right। भले ही वो एल एन से रिलेटेड है, लॉग से हम लोगों ने रिलेट किया है उस डिफरेंस को, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे जो डिस्टेंस का डिपेंडेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से बस आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहो तो आप छोड़ सकते हो। बस एक देखिए, एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहा था कि ये तीनों में क्या ऑब्जर्वेशन कॉमन है, बस वही थोड़ा मेरा जो भी बोलो मोटिव बोल दो है ना। तो आपको बताया कैसे हम लोग कैपेसिटर्स को देख सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटर्स के केस में कैसे हम लोग कैपेसिटी जज कर सकते हैं, और क्या क्या हम लोगों ने फैक्टर्स देखे जिसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड थी, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ जानते हैं। लेट से हमने करंट के केस में करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम लोगों ने स्टेडी स्टेट देखा था, स्टेडी स्टेट जहां पे करंट कांस्टेंट हो जाए, सिंपल यही है ना। कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है, व्हेन द करंट बिकम्स जीरो, व्हेन द करंट इनसाइड द सर्किट बिकम्स जीरो। मतलब क्या कि एक कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, मान लो कोई उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, उसका चार्ज फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, Q इजिकल टू सी इंटू वी, कुछ कैपेसिटेंस होगा उसके अंदर, ठीक है, और उसके अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज होगा ड्यू टू दिस बैटरी, उसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर जो चार्ज आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, C इंटू वी के बराबर, ठीक है। तो वही है कि जब तक वो चार्ज आता नहीं है तब तक करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही वो चार्ज आ गया, इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज आ गया, ठीक है ना, इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया, तो क्या होगा, ये करंट बंद हो जाएगा। तो ये करंट बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर उसके बाद भी करंट चला तो मतलब क्या, चार्ज यहां से निकल रहा है यहां जा रहा है, मतलब पॉजिटिव अगर करंट का डायरेक्शन बात करें ऐसा ही होता है ना। तो क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, राइट। यही है डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट, है ना। तो यहाँ पे और अगर करंट बहा तो क्या सर्किट में, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, और चार्ज बढ़ेगा, और इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, क्यू के इक्वल ही है। तो मतलब और करंट अगर बढ़ेगा तो इनका जो ये लॉ है Q इक्वल टू सी इंटू वी, ये तो ब्रेक ही कर जाएगा, ये तो होगा ही नहीं तो फिर ये क्या होना चाहिए कि इसके बाद ये करंट जो है वो रुक जाना चाहिए। जब इसके ऊपर Q चार्ज आ जाए तो ये करंट जो है रुक जाना चाहिए, नहीं फ्लो करना चाहिए। मतलब जो हमारा करंट है वो एकदम जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए, और उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब जिसमें करंट इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब क्या, कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमने क्या पढ़ा, ऊपर से रिकैप कर लेते हैं। हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर के फैक्टर्स देखे, उनका फिर हमने कैपेसिटी निकाली अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए, और हमने स्टेडी स्टेट देखा है, यही देखा है अभी तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन कर ले। मान लो एक कैपेसिटर नहीं, हमने सर्किट में जो भी अभी तक पढ़ा है वो एक कैपेसिटर के लिए पढ़ा है, अब जरूरी थोड़ी है एक कैपेसिटर हो। हम क्या करेंगे, मान लो 3-4 कैपेसिटर ऐसे लगा दिए, एक सर्किट में ऐसे कर करके 3 कैपेसिटर लगा दिए हैं। अब मुझे बोलना है कि मान लो इसमें पूछूं मैं कि इसका नेट कैपेसिटेंस, इस सर्किट में नेट कैपेसिटेंस, इसका कुछ C1 कैपेसिटेंस, इसका कुछ C2 कैपेसिटेंस, इसका कुछ C3 कैपेसिटेंस होगा, तो मैं पूछूं नेट कैपेसिटेंस होगा वो कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो
जैसा हमने रेजिस्टर्स का कैपेसिटर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वैसे क्या होता है, सीरीज होगा, पैरेलल होगा। वैसे ही कैपेसिटर को भी हम लोग कैसे लगा सकते हैं, या तो दो कैपेसिटर को सीरीज में लगा दें या दो कैपेसिटर को एक दूसरे के पैरेलल में लगा दें। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि सीरीज में कैसा होता है सॉरी नेट कैपेसिटेंस, और पैरेलली लगाने पे नेट कैपेसिटेंस कितना होता है। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, सीरीज के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसा लगाएंगे, दोनों को सबको सीरीज में लगा देंगे। मतलब सीरीज का मतलब क्या होना चाहिए, आपका पेन उठना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे जा ही रहे हो, ऐसे ऐसे जाते 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 जाते, जैसे रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, जब तक आपका पेन नहीं उठ रहा है, जब तक आपको जंक्शन नहीं मिल रहा है, वो सीरीज में है। भले मैं ऐसे लगाऊं ऐसे लगाऊं ऐसे लगाऊं, दिख पैरेलल में रहा है लेकिन है एक्चुअली सीरीज में। ये रेजिस्टर्स दिख हमें पैरेलल में रहे हैं लेकिन है एक्चुअली सीरीज में, क्योंकि इसके अक्रॉस जाओगे तो आपका पेन नहीं उठ रहा है। तो देखो एक ही लाइन में कनेक्टेड है, मतलब सारे के सारे सीरीज है। और देख के मैंने क्या बोला था, देख के कभी सर्किट को जज मत करिए कि वो पैरेलल है या सीरीज है। सेम काम यहाँ पे भी है, अगर पेन नहीं उठता है आपको ले जाते वक्त, मतलब वो सारे सीरीज में। मतलब क्या होना चाहिए, जंक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए। सिंपल सिंपल सा यही दिमाग में रखो, पेन नहीं उठना चाहिए या फिर जंक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो इस केस में हम लोग अगर सी इक्विवेलेंट निकालें, जो हमारा नेट कैपेसिटेंस आएगा, तो वो क्या आता है जानते हो, वो आता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी आपके कैपेसिटेंस। ये पैरेलल का तो नहीं लिख दिया है, नहीं नहीं, सीरीज का ही है। जो रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था ना पैरेलल का, वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे सीरीज का बन जाता है कि 1/c इक्विवेलेंट जो है वो आता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 के इक्वल। ये रिलेशन फॉलो करता है एक्सीडेंटली, कोइंसिडेंटली। ये सेम सिनेरियो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में होता है। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन, it's just a coincidence, nothing else. It's just a coincidence कि पैरेलल रेजिस्टर का फॉर्मूला 1/r1 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। और यहाँ पे सीरीज कैपेसिटर का 1 का रिलेशन ऐसा होता है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये उल्टा होता है ये सीधा होता है, नहीं, ये बस कोइंसिडेंस है। क्योंकि दोनों अलग डिवाइसेस ही है ना, दोनों एकदम अलग नेचर की डिवाइसेस हैं। एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, दोनों का नेचर ही अलग है। तो हाउ कैन दे बी रिलेटेड, है ना। कुछ भी अगर सिमिलरिटी आई तो क्या है, जस्ट एक इत्तेफाक है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पैरेलल के पार्ट की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बी पार्ट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, सी इक्विवेलेंट। अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो क्या आता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगेन दिस इज ऑल्सो अ कोइंसिडेंस कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से मैच कर रहा है। ये दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस बिटवीन अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, पैरेलल में कैपेसिटर्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं पैरेलली, तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी आप ऐड करते जाओ जो भी है। ठीक है, क्लियर। चलो इसमें कुछ देखो, हम लोग रिलेट अगर करें तो वैसे है कुछ नहीं। अगर हम चाहो तो इसको बता सकते हैं कि ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया कहाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि छोड़ो यार, है टाइम ही बर्बाद होगा, है ना। उससे इससे बढ़िया आपको दो क्वेश्चन ही करा देते हैं या फिर दो आपको सैंपल दे देते हैं कि कैसे फॉलो करना है। जैसे मान लो ये एक 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। अच्छा ये नहीं बात बताई कि SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर जो होती है वो फैरेड होती है, फैरेडे। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फराडे। मतलब जो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर होती है वो फराडे होती है। जैसे SI यूनिट ऑफ करंट कितनी होती है, एम्पियर होती है, वैसे ही SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर को हम लोग फराडे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये फैराडे बहुत बड़ी यूनिट होती है। मतलब एक फैराडे मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस, एक फैराडे मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस। जैसे क्या करते हो आप, 1 एम्पियर निकाल तो सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर अपने घर में भी देखोगे ना,
तो उसमें जो भी एमीटर लगा होगा आपके घर में, गैल्वेनोमीटर जो भी लगा होगा, उसमें करंट अगर देखोगे ना तो वो मिली एम्पियर्स में मेजर करता हुआ दिखेगा। कभी भी आपको उतना बड़ा घर का लोड लेता हुआ, जो अपना उतना बड़ा घर में जो करंट फैल रहा है, उसमें भी करंट जो जा रहा है ना उतने बड़े घर में, वो भी मिली एम्पियर्स में जा रहा है, और वो पूरे मतलब घर को बिजली सप्लाई कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो भी एम्पियर तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सोचो एम्पियर कितनी बड़ी यूनिट होगी ऑफ अ करंट, 1 एम्पियर ऑफ अ करंट कितना ज्यादा करंट होगा, कितना हैवी करंट होगा। सिमिलरली 1 फैराडे कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जनरली हमारे पास जो कैपेसिटर्स आते हैं ना वो माइक्रो फैरेड्स में आते हैं। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड। फैरेड 1 फैरेड में कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 फैरेड इज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। 1 फैरेड मैं लिख देता हूँ, समझ रहे हो, इसीलिए हम लोग नहीं देखते हैं मार्केट में कभी भी फैराड, प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देखते 1 फैरेड का कैपेसिटर। 1 फैरेड इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ, क्या है यार स्पेलिंग का मिस्टेक कर रहे हो हैं, शर्म करो। 1 फैराड इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। सो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली वी यूज 1 माइक्रोफैरेड, मतलब कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड, कैपेसिटेंस ऑफ माइक्रोफैरेड, ऑफ माइक्रोफैरेड, मतलब समझ में आया ना कितनी बड़ी 1 एम्पियर कितना बड़ा यूनिट होगा, और मतलब उसके अंदर कितना ज्यादा चार्ज होगा, कितना ज्यादा करंट होगा। सिमिलरली 1 फैरेड मतलब कितनी बड़ी कैपेसिटी, समझ रहे हो, इसकी हम लोग प्रैक्टिकली भी जो यूज कर रहे हैं वो माइक्रोफैरेड में यूज कर रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मान लो ये ये क्वेश्चन बोलूँ मैं, एग्जाम्पल बोल देता हूँ, क्वेश्चन क्या, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपको बस मैं दिखा रहा हूँ अप्लाई कैसे करना है, आपको वैसे भी पता है, रिवीजन कर रहे हो तो पता ही होगा, इतना सिंपल तो है। ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड लेट्स से, चलो ये भी 2 माइक्रोफैरेड रख देते हैं, और ये वाला हमारे पास, सॉरी रेजिस्टर क्यों बना रहा हूँ, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। तो आप इसका बस हमें नेट कैपेसिटेंस बता दो। तो ये क्या है, ये पैरेलल में है दोनों, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसमें सर्किट में दोबारा बनाओ तो ये क्या है, ये एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और इसके साथ में सीरीज में एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है, ठीक है। अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक कैपेसिटर है जिसकी, अरे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 लगा दो। अरे गुरु यार, ये मिटा भी नहीं सकते इस तरह, बोर्ड होता तो खटाक से हाथ से मिटा दो, यहाँ पे तो हर एक बार चेंज करना होता है। 1/C1 + 1/C2 राइट। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। सिमिलर तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट कितना आया, 1/2 आया, मतलब C इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आया। तो ये कितना माइक्रोफैरेड का है, एक 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के बराबर ये पूरा हमारा जो सेटअप है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो एक जस्ट एक 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के बराबर है। सिंपल ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों ने, मतलब ये देखो, ये चीज़ जो है ना, ये पैरेलल और सीरीज वाला, ये जैसा मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वैसे जितने आप क्वेश्चंस करोगे, जितने आप, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये वाला किया था राइट, ऐसे कुछ करके किया था, तो दीज आर जस्ट सिंपल थिंग्स है ना, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो जब तक इनके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे करना है राइट। कि ऐसे मान लो, ऐसे बहुत सारा ऐसे झोल माल करके, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स लगा के एक पूरा जंजाल सा सेटअप बना लूँ, उसका सी इक्विवेलेंट पूछूं, ये कैसे करेंगे, ये अगर मैं करूँगा आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपसे एग्जाम में नहीं होगा जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कि सी इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे है। जब तक आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को अपने हिसाब से अपने ही सॉल्व नहीं करोगे ना अपने से, उसका सी इक्विवेलेंट अपने से निकालो, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने से निकालो, खुद बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, तब तक ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दिस वन टॉपिक इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें बस पता होनी चाहिए, सिंपल, और कुछ है ही नहीं इनमें, है ही नहीं कुछ, ये 2 चीज़ें पता करना, उसके बाद से आप जज करो क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी करा दूंगा नहीं आएगा, है ना, आपको फिर समझ में आ जाएगा लेकिन वो पेपर में नहीं होगा।
जब तक आप खुद से नहीं घिसोगे, मतलब खुद से आप पेंसिल ऐसे नहीं चलाओगे, पेन नहीं चलाओगे, नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस चीज़ों की। हालांकि पूरे चैप्टर की, पूरे सिलेबस की ही प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, लेकिन इसका मेन काम है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब देखो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, मेश एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, और नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, राइट। इनके बारे में हमने पढ़ा था, और इनसे हमने क्या जज किया था कि हम लोग सर्किट में कैसे किसी अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। दैट वाज आवर प्लान। कैपेसिटेंस में भी हम लोग को यही करना है कि अगर हम लोगों को ऐसे कुछ भी हम लोगों को सर्किट बना दी, एक मिनट रुक जाओ, कैपेसिटेंस में हमने कुछ भी सर्किट बना दिया, अब उसका हमें कोई भी एक अननोन क्वांटिटी बनानी है, तो उसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे? सर्किट का मेश एनालिसिस करेंगे, या फिर नोडल एनालिसिस करेंगे। पर्सनल फेवरेट मेरा यही है, पर्सनल फेवरेट मेरा मेश एनालिसिस। क्यों? क्योंकि इजी है, काम आपको एग्जाम में देखो क्वेश्चन करना है, फटाफट करना है, और बिना कॉम्प्लिकेशन के करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। क्यों? ये बस बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। चलो इसको वापस से देख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है, इसीलिए इसको मैं आपको मान के चलूंगा कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी तो कम से कम पढ़ के आए होगे ना। अगर कैपेसिटर पढ़ रहे हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए होगे, ठीक है ना। लेकिन चलो मैं फिर भी अच्छे से समझा देता हूँ। तो पहला दो लॉज हमने बताए थे आपको सर, दो लॉज हमने बताए थे आपको। एक किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक बताया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक बताया था वोल्टेज लॉ। और हमने बताया था आपको सर्किट में कैसे चलना है, सर्किट में कैसे चलना है। ठीक है, ये भी आपको पता है। सर्किट में चलने का मतलब, मान लो यहाँ रजिस्टर है, यहाँ इधर करंट जा रहा है, ये वी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे? वी ए करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्या है? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस एंड पे हम लोग इस रजिस्टर को छोड़ रहे हैं, तो वी ए माइनस होगा, क्योंकि हमने माइनस एंड पे छोड़ा इसलिए माइनस लगाया। आई इंटू आर, मान लो ये आई है और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? आई आर इज इक्वल टू कितना होगा? पोटेंशियल एट बी। सो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी विल बी आई आर। ऐसे हम लोग मतलब किसी भी सर्किट में चलते हैं। इसको तो छोड़ो, इसको ऐसे ही हमने लिखा है। सर्किट में मेन बात चलने का क्या है कि वी ए किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हो, तो आई इंटू आर, क्योंकि वोल्टेज होता है आई इंटू आर, तो उसके अंदर प्लस होगा या प्लस वी ए प्लस होगा या वी ए माइनस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? आप उस रेजिस्टर को किस पॉइंट पे छोड़ रहे हो। नेगेटिव पॉइंट पे छोड़ रहे हो, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव पॉइंट पे छोड़ रहे हो, पॉजिटिव आएगा। कैसे? मान लो मैं इस साइड से अब जाता, इस सर्किट में मैं इस साइड से जाता, तो क्या लिखता? वी बी पोटेंशियल एट बी प्लस क्या लिखता? आई आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस पॉइंट पे छोड़ा इसको जाते वक्त। इधर से मैं गया 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 गया, जाते वक्त मेरे से रजिस्टर किस पॉइंट पे छूटा? प्लस पॉइंट पे, वहीं इसलिए मैंने प्लस लगाया है। प्लस आई आर इज इक्वल टू मैं कहाँ पे पहुंचा? वी एट ए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा अगर उस टाइप से देखूँ, इसको थोड़ा मैं रीराइट करूँ, क्या लिखूंगा? वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर, वी ए माइनस आई आर। देखो यही लिखा है, यही लिखा है, जो पहले लिखा था वही आया है ना। तो चेंज नहीं होगा, बट किस पे डिपेंड करता है? आप किधर से जा रहे हो और कहाँ पे प्लस पे छोड़ रहे हो रेजिस्टर को, बैटरी को, कैपेसिटेंस को, या माइनस पे छोड़ रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है हमारा क्या? सर्किट में कैसे हमें वोल्टेज लिखना है पूरे सर्किट में। ठीक है, अब देखो केसीएल और केवीएल, केसीएल और केवीएल, केसीएल इज नथिंग बट वही, केसीएल इज नथिंग बट केवीएल, सॉरी, केसीएल इज नथिंग बट आपका जंक्शन लॉ। केसीएल इज नथिंग बट जंक्शन लॉ। मतलब क्या कि ऐसे है, तो ये क्या आ गया? एक जंक्शन आ गया। यहाँ पे जाने के वक्त आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, नहीं तभी आप जाओगे इधर दोनों साइड, पूरा सर्किट कवर करोगे। मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ऐसे दे दूँ, तो आपको अगर पूरा सर्किट कवर करना है, आप बिना पेन उठाए पूरे सर्किट को कवर कर ही नहीं सकते। आपको बैक जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पेन उठा के, है ना। तो ये वाला पॉइंट इसलिए इस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने?
जंक्शन बोल दिया। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इस जॉइंट पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो अगर इधर की तरफ करंट है मान लो I1, इधर की तरफ करंट है लेट से I2, इधर की तरफ करंट है लेट से I3, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जंक्शन पे ना, जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं रुकेगा। जंक्शन पे कोई भी करंट, मतलब ऐसा समझना, करंट किसी भी पॉइंट पे वायर में तो रुकेगा नहीं। अगर मैं इस वायर बोल दूं तो इसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, क्या मैं बोल दूं कि ए पॉइंट पे करंट रुका हुआ है? हो ही नहीं सकता ना। तो सिमिलरली एक जंक्शन भी तो एक वायर का पॉइंट ही है, उस पर क्यों रुकेगा कोई भी करंट? लॉजिकल लग रहा है कि रुकना चाहिए? नहीं लग रहा है ना। तो मतलब क्या आएगा, नहीं नहीं रुकना चाहिए इस पर कोई भी करंट, मतलब यहाँ पे जंक्शन पे एक भी अमाउंट ऑफ जीरो, मतलब जीरो कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड होना चाहिए इस जंक्शन पे। मतलब इस जंक्शन पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि जितना चार्ज आएगा, जितना जितना करंट इसके तरफ आएगा जंक्शन की तरफ, उतना ही करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। मतलब करंट इनकमिंग, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन is equal to current going away from junction। यही जंक्शन लॉ है कि मतलब जंक्शन पे एक भी करंट, थोड़ा भी करंट स्टोर नहीं होगा, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। सिंपल यही है, यही है जंक्शन लॉ। इतना क्लियर? यही पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। केवीएल क्या है सर्किट में कैसे चलते हैं, यही है। केसीएल क्या है, जंक्शन लॉ। तो मतलब अब मेश एनालिसिस में कैसे काम करते हैं। अच्छा पहले चलो इसको कैपेसिटेंस के सेंस में देखा जाए। तो जंक्शन लॉ कैपेसिटेंस के सेंस में क्या बोलेगा, जंक्शन लॉ कैपेसिटेंस के सेंस में क्या बोलेगा कि चार्ज स्टोर्ड एट, पहले क्या था वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट स्टोर्ड एट जंक्शन इज जीरो। यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर्ड एट जंक्शन विल बी जीरो। मतलब चार्ज कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन is equal to charge going away from junction, away from junction। यही पूरा है, यही सारा खेल है कि जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट था, यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज। कैसे होगा, चार्ज क्यों फ्लो करेगा पहले ये तो पूछ लो, पहले ये भी जान लो चार्ज क्यों फ्लो करेगा। हमने कैपेसिटर लगाया है, मान लो अनचार्ज कैपेसिटर लगाया है, तो कुछ ना कुछ चार्ज इस पे आएगा, राइट। हमें अगर ऐसे सर्किट में एक कैपेसिटर लगाया है जो कि अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना चाहिए, C/V चाहिए, मतलब 0 से C/V तक चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा। तो मतलब क्या, यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे जाना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज निकल के इस प्लेट पे जाना चाहिए। तो मतलब चार्ज तो मूव कर रहा है, राइट। चार्ज मूव करेगा सर्किट में, इतना समझ में आ रहा है। और चार्ज किस फॉर्म में मूव करेगा, करंट के फॉर्म में मूव करेगा यार, सिंपल। तो ये क्या कह रहा है कि मान लो इधर अगर Q1 चार्ज मूव कर रहा है, इधर Q2 चार्ज मूव कर रहा है, और इधर की तरफ Q3 चार्ज जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि आने वाला चार्ज कितना है, Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है जंक्शन की तरफ, Q3 जा रहा है, तो जाने वाला चार्ज विल बी इक्वल टू आने वाला चार्ज। मतलब जाने वाला चार्ज Q3, और आने वाला कितना टोटल आने वाला है, Q1 प्लस Q2 आने वाला है, सिंपल। ये पूरा यही जंक्शन लॉ है, दिस इज जंक्शन लॉ, JNK लॉ। जंक्शन को मैंने शॉर्ट में JNK लिख दिया है, ठीक है। जंक्शन लॉ समझ गया। केवीएल क्या होगा, सर्किट में चल रहे हैं तो सर्किट में वैसे ही जैसे करंट के केस में किया था वैसे ही होगा। तो अब मेश एनालिसिस को देखते हैं कैपेसिटर में कैसे होता है। मेश एनालिसिस में क्या होता है, ठीक है। मेश एनालिसिस देखते हैं। तो मान लो मैं एक सर्किट होगी अगर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। एक मिनट, क्वेश्चन देखने दो, निकालने दो, क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन देख के, ठीक है। ऐसा है, यहाँ एक 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है 8 वोल्ट की, ठीक है। और इधर जाते वक्त
एक 6 वोल्ट की बैटरी हमें मिल रही है यहाँ पे। इधर जाते वक्त हमें एक 6 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, ठीक है। और इधर जाते वक्त एक हमें 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मिल रहा है, 4 माइक्रोफैरड। मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। और इधर जाते वक्त हमें एक 2 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, 2 वोल्ट की बैटरी, इधर भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये सर्किट हमें मिला, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे सर्किट का एनालिसिस करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चार्ज एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे, लिखेंगे चार्ज थ्रू जंक्शन लॉ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला स्टेप क्या है मेश एनालिसिस का? राइट द चार्जेस यूजिंग जंक्शन लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ही किया था, राइट द करंट विद द बाय यूजिंग जंक्शन लॉ। हाँ, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। सिंपल करंट वोल्टेज लॉ मतलब क्या है? सिंपल था, अगर मैं कॉमन भाषा में बोलूँ ना, ये सब कुछ मत याद करो। पहली बात सिंपल था, ए स्टेप क्या है? करंट मान लो, सॉरी चार्ज मान लो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग चार्ज लिख लो, लिख लो एट जंक्शन। जंक्शन पे जो भी चार्ज है वो लिख लो। मान लो इधर मैं मान ले रहा हूँ, इधर Q1 जा रहा है, इधर Q2 जा रहा है, और इधर Q3 जा रहा है। बस यही 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 बात है, और ऐसा ही करके चार्ज मानना है। समझ गए? कुछ भौकाली बात नहीं है, ये बड़ा सिंपल सी बात है। समझ गए? तो पहले बात कि जंक्शन पे क्या करना है? चार्ज मान लेना है, ठीक है। जंक्शन लॉ की हेल्प से, अरे जंक्शन लॉ की हेल्प मतलब सबको ऐसे ही Q1 Q2 Q3 ऐसे करके दिखा देना है। सिंपल, इधर की तरफ Q1 जा रहा है, इधर की तरफ Q2 जा रहा है, मान लो इधर की तरफ Q3 जा रहा है, ऐसा ही है। और दूसरा क्या है? सर्किट में चल लो, सर्किट में चल लो, बस और कुछ नहीं है। यही है हमेशा एनालिसिस। पहले चार्ज मानो, फिर सर्किट में चल लो, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई भी सर्किट एनालाइज हो जाएगी। क्वेश्चन से तो हमें बात मतलब है, हमें एनालाइज करना है किसी भी सर्किट को, तो यही 2 काम से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, तो मान लो अब इसको हम लोग एनालाइज करें, ठीक है। तो मान लिया इसके ऊपर क्या है? क्योंकि कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर क्या है? Q1 चार्ज है, और इसके ऊपर Q2 चार्ज। इतना हमने बस माना है, इतना हमने क्या किया है? माना है, ठीक है। फिर क्या स्टेप है? सर्किट के अंदर चल लेते हैं। मान लो हम इधर से जाके इधर जा रहे हैं, इस ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस हम लोग ए पॉइंट पे ही आ रहे हैं। तो क्या करेंगे कि वी ए चले 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 +6 वोल्ट हमें मिला, ठीक है। चले 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 चले, हाँ क्यू आ गया। हमें यहाँ पे भी वोल्टेज मिलना है। इधर जाएंगे हम लोग, माइनस पे इसको छोड़ रहे हैं, माइनस पे छोड़ रहे हैं, क्या आएगा? माइनस, क्या आएगा? Q1/C विच इज Q1/2, राइट, ठीक है। इधर फिर चले 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 चले, क्या आया? -8 वोल्ट, -8 वोल्ट, क्योंकि हम लोग नेगेटिव वाले पे छोड़ रहे हैं बैटरी को, तो हम लोग क्या लिखेंगे? -8, ठीक है। इज इक्वल टू कहाँ पे आ गए हम लोग? वापस से वी ए पे आ गए, मतलब एक ही वोल्टेज पे आ गए। तो क्या करेंगे? वी ए से वी ए कट गया, सिंपल। तो क्या होगा? -Q1/2 -2 इज इक्वल टू कितना? 0, राइट। -Q1/2 -8 इज इक्वल टू, सॉरी -Q1/2 -2 इक्वल टू 0, सिंपल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -Q1 इज इक्वल टू 4, -Q1 इज इक्वल टू 4, मतलब कि Q1 इक्वल टू -4 माइक्रोकुलम। Q1 पे जो चार्ज होगा, Q1 चार्ज होगा, वो -4 माइक्रोकुलम होगा, ठीक है। चलो इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में भी जान ले, Q2 के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? मान लो ये बी पॉइंट है, यहाँ से हम बी पॉइंट पे घूम जाते हैं। चलिए, ऐसा है कि क्या लिखेंगे फिर? वी बी यहाँ चले 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 चले, कोई डिवाइस नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। +8 वोल्ट, +8 वोल्ट, +8 वोल्ट, ठीक है। वी +8, ठीक है। आए आए, आगे गए, आगे गए। हम लोग किस पे छोड़ रहे हैं? माइनस पे इसको छोड़ रहे हैं, माइनस पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो -Q2/4 आएगा, वोल्टेज दिखना है ना, तो -Q2/4 आएगा, -Q2/4, ठीक है। फिर आगे चले आगे चले आगे चले,
-2 वोल्ट पे हम लोग छोड़ रहे हैं बैटरी को, माइनस पॉइंट पे छोड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए ये जो 2 वोल्ट कितना आएगा, माइनस में आएगा। अरे क्योंकि मैं क्या बोल रहा था, सर्किट में चलने में क्या है कि जिस पॉइंट पे आप छोड़ रहे हो, अगर वो पॉइंट मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या अगर वो बैटरी है या कैपेसिटर है या रेजिस्टर है, जिस पॉइंट पे आप उसको छोड़ रहे हो, अगर उस पॉइंट पे उसका नेगेटिव टर्मिनल है तो उसका जो भी वोल्टेज आएगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। अगर आप जो छोड़ रहे हो वो पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव करके उसका वोल्टेज लिखा जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, -2 इक्वल टू क्या, वीबी, तो वीबी से वीबी काट दो सर, क्या आएगा 8 - 2 6 इक्वल टू कितना, Q2/4। तो हमारे पास Q2 कितना आएगा, 24 माइक्रोकुलम, 24 माइक्रोकुलम। Q2 कितना आ गया 24 माइक्रोकुलम। समझ गए, समझ गए, पूरा ऐसा ही था, बस यही था और कुछ नहीं था, बस ऐसे ही करके यही मेश एनालिसिस है। ऐसे ही देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है मेश एनालिसिस, ऐसे ही करना है पूरा सर्किट में, पूरे कैपेसिटेंस की सर्किट में ऐसे ही करना है, बस सिंपल, ठीक है ना। चलिए नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं, अब बात ये आते हैं, अब हम लोग नोडल एनालिसिस में करते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है, बच्चा यही यूज़ करिए, ऊपर वाला मेश एनालिसिस, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपका दिमाग चलेगा और बहुत सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नोडल एनालिसिस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन ही अवॉइड करने के लिए हम लोग जो भी है वो कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, राइट। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा ही कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना है, अपने दिमाग को काम रखना है। अगर हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम हमारे क्वेश्चन को कर रहा है, और वहीं हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड है जो कि इजीली उस क्वेश्चन को कर रहा है, व्हाई नॉट चूज दैट ऑल्टरनेट मेथड, राइट। व्हाई नॉट चूज दैट ऑल्टरनेट मेथड, सिंपल, टू सॉल्व अ क्वेश्चन। बट हमें समझना तो दोनों चाहिए, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समझना, वी शुड अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम, राइट। तो चलो हम लोग नोडल एनालिसिस भी करते हैं, नोडल एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि इसमें हमने क्या बोला था ऊपर वाले में, पहला कि आप चार्ज अज्यूम कर लीजिए, उसके बाद आप सर्किट में चल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, यही यूज किया था। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें स्टेप्स होते हैं अलग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले अज्यूम द वोल्टेज, है ना, अज्यूम द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में वोल्टेज कितना है, कहां कहां किस पॉइंट पे, सर्किट, हम लोग पहले सर्किट में वोल्टेज कहां कहां पे कितना है वो अज्यूम करते हैं। सर्किट, यार ये बार बार ये क्यों गलती हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग ये अगर कोई भी सर्किट है, लेट से एक सर्किट बना देता हूं, यहाँ पे ऐसा है, ये C1 मान लिया, ये C1 कैपेसिटी है, इधर मान लो ये C3 कैपेसिटी है, इधर मान लो एक बैटरी है जो कि E1 कैपेसिटी की है, और ऐसे करके एक जॉइंट है, ठीक है। और इधर की तरफ आया तो एक C2 कैपेसिटी, C2 का कैपेसिटर मिला, एक आके ऐसे E2 का बैटरी मिला, ठीक है। तो अब हम लोग हर एक पॉइंट पे वोल्टेज लिख लेते हैं हम लोग, इसमें पहला स्टेप में नोडल एनालिसिस के। तो क्या होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, E1, मान लो इसका वोल्टेज हमने 0 मान लिया, ठीक है, मान ही ना है। व्हाट इज, वी कैन नॉट कैलकुलेट द पोटेंशियल, बट वी कैन एब्सोल्युटली कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मान लेते हैं, लेट से यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ पर कितना होता है, E1 + 5 वोल्ट होगा मान। लेकिन हम लोग क्या, क्यों कॉम्प्लिकेशन करें अपने कैलकुलेशन में, सो व्हाई नॉट अज्यूम 0 वोल्ट, है ना। किसी भी पॉइंट को हम लोग 0 वोल्ट मान देते हैं, और उसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया वो उसी के इक्वल हो जाएगा, बैटरी के इक्वल, राइट। तो इसको हमने मान लिया 0 वोल्ट, इसको मान लिया E1, फिर ये कितना होगा E1, ये भी कितना होगा E1 ही होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी अप्लायंस नहीं आया है जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो इस पॉइंट पे। सिंपल सिंपल, यहाँ पे आए तो क्या होगा, -E2, इस पॉइंट पे पोटेंशियल -E2, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल -E2, राइट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, फिर इसको x मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल, क्योंकि एक कैपेसिटेंस आ गया, यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस आ गया, तो अगर इधर से भी जाएं तो हमें कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी हमें
एक अप्लायंस आ गया जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही होगा, लेकिन कितना ड्रॉप होगा वो हमें नहीं पता है, इसीलिए हमने एक्स लिखा। इधर से भी जाएं तो एक कैपेसिटेंस आया जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें नहीं पता है अभी, तो इसीलिए हमने एक्स मान लिया। थर्ड तरीका है, थर्ड वे भी हमारे पास, तो उसके थ्रू भी जाए, अगर उसके थ्रू भी जाए तो एक कैपेसिटेंस आ रहा है हमें, उसके थ्रू भी इस थर्ड पार्ट के थ्रू भी जाएं तो हमें एक कैपेसिटेंस बीच में C3 मिल रहा है, जिसकी वजह से कोई ना कोई ड्रॉप आएगा यहाँ जो पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और वो हमें अभी नहीं पता है, इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ मान लिया x। इस जंक्शन का पोटेंशियल हमने x मान लिया। तो पहला स्टेप क्या था, अज्यूम ए भगवान अज्यूम द पोटेंशियल इनसाइड द सर्किट। हर एक पॉइंट का हमने पोटेंशियल लिख दिया। और दूसरा फिर स्टेप क्या होता है, फिर कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग, अरे गुरु एक मिनट, हम लोग फिर दूसरा एनालाइज कैसे करते हैं, अप्लाई जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कैसे कि Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, ऐसे करके हम लोग अज्यूम करते हैं जैसे करंट में हमने अज्यूम किया था। ठीक है, जंक्शन लॉ लगा देते हैं, फिर हमारा सॉल्व हो जाता है नोड बाई नोडल एनालिसिस। बाई नोडल एनालिसिस कैसे, फिर यहाँ पे मतलब करना क्या चाहते हैं हम लोग कि ऐसे ही बस यहाँ मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q3 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, तो क्या होगा x माइनस ई टू इंटू C2 इज इक्वल टू Q2, मतलब x माइनस E2 इंटू C2 इक्वल टू क्या होगा Q2, x माइनस E1 इंटू C1 इक्वल टू क्या Q1, एंड x माइनस 0 इंटू C3 इक्वल टू Q3, सिंपल। सो x इंटू C3 इक्वल टू Q3, और फिर इनको कैसे हम लोग करेंगे, बाई जंक्शन लॉ हम लोग निकाल लेते हैं थ्रू नोडल एनालिसिस। बाई जंक्शन मतलब जंक्शन लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फिर जो भी हमारा अननोन क्वांटिटी होता है सर्किट में, मान लो इस x का वोल्टेज पूछा हो वो निकाल सकते हैं, इसका चार्ज पूछा हो वो निकाल सकते हैं, राइट। जो भी दिया होगा उसका यूज करके जो पूछा होगा वो निकाल सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस का बेस्ट मतलब नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं, बाय टू स्टेप्स। पहला हम लोग पहले स्टेप में पूरे सर्किट में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अज्यूम करते हैं, दूसरा हम लोग जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। मेश एनालिसिस में कैसे करते हैं, मेश एनालिसिस में पहले हम लोग चार्ज लिख लेते हैं सब पे, और उसके बाद से हम लोग सर्किट में चल लेते हैं, तो हमारा सबसे आसान काम हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है टू सॉल्व अ सर्किट, अरे यार ये क्या हो रहा है, टू सॉल्व द सर्किट सबसे बेस्ट पार्ट है सर्किट में चल लो, सबसे इजीएस्ट पार्ट है सर्किट में चल लो भैया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, चलिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं, लेट्स से हमने अब कैपेसिटेंस की पूरा सर्किट में देख लिया, कैपेसिटेंस का पूरा कॉम्बिनेशन देख लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज देख लिया। उसके बाद हम लोग ने एक रैंडम सर्किट में कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया, सर्किट में कैसे चलते हैं वो देख लिया। अब हम लोग कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे एक कैपेसिटेंस अगर लगा है किसी सर्किट में, एक कैपेसिटेंस किसी सर्किट में लगा है, तो वर्क उस मान लो कोई भी बैटरी है उसके अंदर, तो उसके द्वारा वर्क कितना होगा वो देखते हैं, उसके द्वारा वर्क कितना होगा वो देखते हैं। तो क्या हम लोग देखने वाले हैं, वर्क डन बाय बैटरी, सिंपल सा टॉपिक, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, चलिए। तो ऐसा होने वाला है कि मान लो एक सर्किट है, लेट्स से सिंपल सा एक वायर ही बना दो, सबसे बेस्ट रहता है। मतलब ये बी है, ये ए है, राइट, ये बी है, ये ए है, इसके ऊपर कोई कैपेसिटेंस है मान लो। ठीक है, तो हम लोग पहली बात जानते हैं क्या, वर्क कितना होता है, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, इतना ही होता है। तो अगर हम कोई भी कैपेसिटेंस के द्वारा अगर हम लोग कैपेसिटेंस लगा हुआ है उस सर्किट में वर्क देखें, तो हम लोग इसको क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, बाकी मतलब इसको C इंटू वी इक्वल टू क्यू, अब इनको पूरा चीज़ें चेंज करके हम लोग क्या कैपेसिटेंस के लिए वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो बाद में करते हैं, पहली बात देख लेते हैं कि वर्क किस किस सिनेरियो में कैसा होगा। वर्क नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इतना आपको पता है।
वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपको पता है। लेकिन अब किस सिनेरियो में कैसा होगा ये देखते हैं। तो देखो, मान लो यह एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है ऑफ अ कैपेसिटर। अगर क्या बोल रहा हूं कि देखो यहां पे कोई भी अगर चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, वो अगर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक फिर नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज है। सो अगर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होके नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है, तो हमारा बैटरी वर्क कर रहा है। मतलब कैसे कर सकते हैं इसको, क्लासिफाई करें अगर वर्क को, तो हम लोग कैसे करेंगे कि एक है वर्क डन बाय बैटरी और दूसरा वर्क हो जाएगा हमारे पास वर्क डन ऑन द बैटरी। अगर इसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं और फर्दर, तो है ना, कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। एक है कि वर्क डन बाय द बैटरी और एक है वर्क डन ऑन द बैटरी। कैसे है वर्क डन बाय अ बैटरी, कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है, तो हमारा वर्क बैटरी कर रहा है उस चार्ज पे। वर्क इज डन बाय द बैटरी, ठीक है, वर्क इज डन बाय द बैटरी, समझ गए। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, तो वर्क विल बी डन बाय द बैटरी, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई चार्ज ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से निकल के, मान लो अगर नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, मतलब क्या, इसका उल्टा कि अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए तो वर्क डन बाय द बैटरी। अगर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाए तो वर्क इज डन बाय द बैटरी, और वहीं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पर जाए तो वर्क इज डन ऑन द बैटरी। अब ऐसा क्यों है, ये भी तो बताओ, आप क्यों बोल रहे हो कि वर्क डन बाय द बैटरी होगा इस टाइम पे और वर्क डन इन द ऑन द बैटरी होगा। तो देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कोई भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव जा रहा है, तो पहली बात वो खुद ही खींच रहा है, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेगा, यहाँ जो नेगेटिवली चार्ज शीट है वो नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेगा, भाई तू जा, दूर जा मेरे से। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा, अंदर आ, मेरी तरफ आ, राइट। अरे ऑपोजिट चार्ज रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसमें कोई एडिशनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शीट की ओर खुद ही जाएगा। उसको क्या जरूरत है किसी एडिशनल बैटरी की या फोर्स की, नहीं जरूरत है ना। तो इस केस में क्यों ही बैटरी का हम लोग क्रेडिट दें कि वर्क कर रहा है बैटरी, तो क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द बैटरी। हम लोग क्यों खामखा क्रेडिट दें कि बैटरी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी काम ही नहीं कर रहा, चाहिए ही नहीं उसको, वो तो खुद ही चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, अब ऑन दी अदर हैंड यहाँ देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जा रहा है, मतलब क्या, ये रूल के अगेंस्ट काम कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज है वो क्या बोलेगा, तुम मेरे पास आओ एक पॉजिटिव चार्ज को। अगर एक नेगेटिवली चार्ज शीट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेगा, मेरे पास आओ, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा, नहीं मेरे से दूर जाओ। लेकिन ये जा किधर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है और नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज शीट से दूर जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज शीट की तरफ जा रहा है। मतलब बैटरी को, मतलब कोई ना कोई इस पे एडिशनल फोर्स, एडिशनल पुश दे रहा है, जिसकी वजह से ये नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, राइट। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, अगर हमने कोई बैटरी लगाया है तो वो फोर्स, वो पुश कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, बैटरी। तो काम कौन कर रहा होगा, बैटरी, मतलब वर्क इज डन बाय द बैटरी। और इस केस में, इस बी वाले केस में वर्क विल बी डन ऑन द बैटरी, इस ए वाले केस में वर्क विल बी डन बाय द बैटरी। समझ गए क्यों बाय द बैटरी और क्यों ऑन द बैटरी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। चलो इसके बारे में और कुछ समझते हैं। तो हमने क्या बोला था, वर्क इज V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज, राइट। तो अच्छा, अब हम लोग एक और चीज जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। देखो हमने 1 घंटा पहले, 1 घंटा सवा घंटा पहले ये पढ़ा था, सवा घंटा 1 घंटा ये पहले पढ़ा था, अभी भी यूज आ रहा है। देखो इसलिए मैं बोला था पूरे चैप्टर में काम आएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
तो वर्क क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी को कैसे, मान लो अगर वी को चेंज करें तो क्यू बाई सी इंटू क्यू, राइट, क्यू बाई सी इंटू क्यू कितना हो जाएगा एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते ये भी बताइए, क्यों नहीं लिख सकते ये भी बताइए। सिंपल सी बात है, देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक स्मॉल चार्ज को रखना है, एक टेस्ट चार्ज रखें, पहले पहले हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रखें, तब हम लोग पूरे वर्क को डिनोट जज कर सकते हैं, पूरे वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो हमने एक डी क्यू चार्ज रखा है इस कैपेसिटर के अंदर, राइट, तो हम लोग का वर्क कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इसके अक्रॉस होगा इंटू डी क्यू। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब हम लोग को पता है इसके अंदर मान लो प्लस क्यू है, इसके अंदर माइनस क्यू है, राइट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल का क्या होगा कि क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। इसके पूरे पाथ के थ्रू हमें वर्क निकालना है, एक स्मॉल पार्ट के लिए थोड़ी निकालना है, पूरे पाथ के लिए निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वर्क को निकालने के लिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/c बाहर आएगा, क्यू डी क्यू। यही गड़बड़ हो रही थी, यही गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यू 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 स्क्वायर बाई सी क्यों आ रहा है, राइट, यही गड़बड़ हो रही थी, ये ध्यान नहीं दे रहा था मैं, ठीक है। तो 1/c क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, राइट, क्या होगा फिर ये क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो वर्क हमारे पास कितना हो गया, वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाता है, वर्क डन कितना हो जाता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसको अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। मान लो अगर हमने क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखा, वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो हम लोग अगर v इंटू क्यू लगा दें, सॉरी v इंटू सी इक्वल टू क्यू, क्यू को रिप्लेस कर देते हैं, क्या करेंगे हम लोग, तो v इंटू सी का स्क्वायर बाई 2c, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, वी स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2, तो हमारे पास वर्क फिर कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। वर्क को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, अच्छा ऐसा भी है, चलिए। और हम लोग ऐसे वर्क इज इक्वल टू पूरा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग फिर इसको सी इंटू वी को हम लोग क्या बोले, एक क्यू से रिप्रेजेंट करते क्या हो जाएगा, सी इंटू वी क्यू हो जाएगा, तो क्या होगा यह हाफ सी इंटू सी, सॉरी सी इंटू वी, हाफ सी वी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, सी इंटू वी क्या होगा, हाफ क्यू वी। तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, क्यू वी बाई 2। एक्चुअली जानते हो, एक्चुअली इसको वर्क डन बाई बैटरी बोलना गलत हो जाएगा, इसको वर्क डन बाई बैटरी बोलना गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, हमने वर्क कैसे निकाल लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये है एनर्जी स्टोर्ड। ये क्या है, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि एक कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो है, क्यों, क्योंकि बैटरी जितना काम करेगा उतना ही तो एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में, जितना ज़्यादा बैटरी काम करेगा उतना एनर्जी स्टोर होगा, राइट। एनर्जी कहीं से क्रिएट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, राइट, और वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क और एनर्जी सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जितना काम होगा बैटरी जितना काम करेगी उतना एनर्जी स्टोर होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी तो आ नहीं सकता कहीं से, तो मतलब बैटरी का जितना भी किया हुआ काम है वो एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटेंस में स्टोर होगा। मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर को इन द कैपेसिटर को क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को कितना लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को क्यू वी बाई 2 लिख देंगे, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने वर्क को एनर्जी स्टोर्ड में क्यों बदला, जब सेम है तो क्यों बदला, वाई द हेल डिड यू चेंज इट इफ इट इज द सेम क्वांटिटी, आपने क्यों बदला, राइट, ये भी आता है। तो देखो मान लो बैटरी ने काम किया, बैटरी ने कुछ काम किया, लेट्स से बैटरी ने मान लो 5 जूल का काम किया, अब जरूरी थोड़ी है वो 5 का 5 जूल ही एकदम उसमें वो हो जाए। थर्मोडाइनमिक्स इज व्हाट, कि कोई भी प्रोसेस
cannot be 100% efficient. This is what the thermodynamics says. First law of thermodynamics cannot, it says if any process cannot be 100% क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ है, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा. इट इज जस्ट लाइक, मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनी प्रोसेस कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी. मतलब एनर्जी, मतलब जो भी वर्क होगा बैटरी का वो 100% पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होगा जो कि कैपेसिटर में स्टोर होगा. नहीं, ये पूरा नहीं होगा. कुछ किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, कुछ हीट के फॉर्म में निकल जाएगा. हीट के फॉर्म में भी कुछ कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा. राइट, कि मान लो कुछ भी चल रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हीट तो जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी ना, और वो हीट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो कहीं और से तो आ नहीं सकती. राइट, हीट कहीं और से तो आ ही नहीं सकती, तो वो कहाँ से आएगी. जो भी वर्क बैटरी कर रही होगी उसी में से कुछ पार्ट हीट बदल जाएगा और कुछ पार्ट स्टोर हो जाएगा इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, समझ गया. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई अ बैटरी, वर्क डन बाई अ बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट जनरेटेड. मान लो कुछ भी हीट जनरेट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, 100% कन्वर्जन. इसमें क्या दिक्कत है, हीट जनरेटेड लगाने में हमें कोई घाटा ही नहीं है, क्योंकि अगर हीट नहीं जनरेट होगी तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा. एनर्जी, वो सारी चीज़ें एनर्जी में आ जाएंगी. तो सिंपल सी बात है, कोई भेदभाव होगा ही नहीं, हमें कोई नुकसान है ही नहीं इन हीट जनरेटेड लगाने से. लेकिन गलती से अगर हीट जनरेट हो गया तो हमारा अगर केवल एनर्जी स्टोर लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा बाकी का एनर्जी तो हीट में चला गया ना, और वो एनर्जी हम काउंट कर ही नहीं पा रहे हैं. राइट, इसीलिए हमने हीट जनरेटेड यहाँ लगाया है कि वर्क डन बाय एनी बैटरी इज इक्वल टू हीट जनरेटेड प्लस एनर्जी स्टोर. समझ गए, यही बात है. चलिए, विद दिस हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट इसका एंड करते हैं. विद दिस हम लोग इसका कैपेसिटेंस का फर्स्ट पार्ट एंड करते हैं. In the second part, we will study about dielectrics and charged capacitor. ठीक है. With this we end the first part of the capacitance video. In the upcoming video we will cover dielectrics and charged capacitor. ठीक है. Till then, take care. Bye bye. Thank you all of you, thanks all of you to listening me. है ना, आपने इतनी देर तक मुझे सुना है, पूरा एंड तक आए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. होप यू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू क्रैक योर एग्जाम. ठीक है, टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अंकित कुमार टेकिंग द लीव. ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी.